हेलो दोस्तों। आज हम ब्लड के चौथे पार्ट को लेके आए हुए हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिया। चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है वो 3 से 4 मिनट में कंप्लीट होता है। कितने मिनट में? 3 से 4 मिनट में। अच्छा, ब्लड जो पूरा क्लॉट करता है बच्चों, वो पूरा क्लॉट करने में एक हमारा एलिमेंट होता है और एक हमारा विटामिन होता है जो पूरी तरह से कार्य करता है, उसमें हेल्प करता है। वो विटामिन कौन सा है? विटामिन के। और वो एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट है कैल्शियम। ठीक। तो ये जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है पूरे 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। उन चारों स्टेप को हम एक एक करके देखते हैं और लास्ट में देखते हैं तो हमारा ब्लड क्लॉट हो चुका होता है। देखते हैं कैसे ये चारों स्टेप कंप्लीट होते हैं बच्चों। एक थ्रोम्बोसाइट्स होता है जो आरबीसी का एक सॉरी कार्पसल्स का एक पार्ट है थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट एयर से रिएक्ट करता है। एयर से रिएक्ट करने के बाद बना देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करता है। ये याद रखिएगा कि ये एयर से रिएक्ट किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने के बाद कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करने के बाद ये बना दिया थ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये कैल्शियम है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ये तीनों जब मिले तो थ्रोम्बिन का निर्माण कर दिए। अब ये थ्रोम्बिन जो था फाइब्रिनोजेन के साथ रिएक्शन करके फाइब्रिन बना दिया। ये जो फाइब्रिन है बच्चों, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसे जाली नुमा कह सकते हैं हम। जाली की तरह ये स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। अब ये फाइब्रिन जो होता है हमारा कार्पसल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इनके साथ मिलकर ब्लड क्लॉट कर देता है। कैसे? जो फाइब्रिन होता है, हमने कहा ये फाइब्रिन हमारा जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हमें चोट लगता है तो वहां पर रक्त का स्राव होता है। आफ्टर 3 या 4 मिनट्स हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वहां पर इस तरह से, जहां से ब्लड निकलता है इस तरह से जाली नुमा संरचना बना लेता है। जब ये जाली बना लेता है, यहाँ से सपोज दैट यहाँ से हमारा ब्लड निकल रहा है, यहाँ से ये आफ्टर 3 या 4 मिनट बाद हम देखते हैं तो वहां पर ये जाली नुमा स्ट्रक्चर जिसे फाइब्रिन कहते हैं उसका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब इस जाली नुमा स्ट्रक्चर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जाके ऐसे फंसेगा तो वहां पर ब्लड रुक जाएगा, मतलब इसके कण वहां फंस जाएंगे। और जैसे ही फंस जाएंगे वहां पर ब्लड रुक जाएगा। और जैसे ही ब्लड रुकेगा तो समझ लेंगे कि हमारा ब्लड जो है बच्चों वो क्लॉट कर गया है। ठीक। अब ये जो हमारा ब्लड क्लॉट की पूरी प्रक्रिया है यहां समाप्त होती है। हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूरी प्रक्रिया को समझ लिया कि ब्लड क्लॉट कैसे करता है। अब उसी से संबंधित एक हमारी दूसरी प्रक्रिया है जिसका नाम है बच्चों ब्लड एंटी क्लॉटिंग। हमने देखा जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा था वो शरीर के बाहरी संरचना को देख के समझ में आ जाता था कि हाँ यहाँ पर ब्लड चोट लगी है, रक्त का स्राव हो रहा है और रक्त थक्का बन रहा है। लेकिन वही प्रक्रिया अगर शरीर के अंदर हो कि ब्लड क्लॉट अगर शरीर के अंदर कर जाए तो उसी को हम एंटी क्लॉटिंग कहते हैं। बच्चों, जो एंटी क्लॉटिंग होता है बहुत ही घातक और भयावह होता है। ये चीज एंटी क्लॉटिंग जो होता है बच्चों, उसमें जो विटामिन के होता है, कैल्शियम होता है और ये फाइब्रिन जो लास्ट में ब्लड क्लॉट करता है कार्पसल से मिलके, ये सभी हमेशा तैयार रहते हैं शरीर के अंदर की ब्लड को क्लॉट कर दें। यदि ब्लड को क्लॉट कर देंगे तो हमारी वेंस ब्लॉक हो जाएंगी और वहां पर नसें फट जाएंगी जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। लेकिन लेकिन भगवान ने शरीर को इतनी खूबसूरती से निर्माण किया है और निर्माण करते टाइम हमें एक प्रोटीन दे दिए जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन प्रोटीन, ये हिपैरिन महोदय इतना लाभदायक है हमारे लिए। एंटी क्लॉटिंग जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसका वो क्लॉट ना हो पाए ब्लड का, उसके लिए ये रोकते हैं। किसको रोकते हैं? विटामिन के, कैल्शियम और फाइब्रिन, वो सभी जो क्लॉट करते हैं। कहते हैं ये हेपेरिन कहते हैं कि यदि तुम लोग आओगे तो हम तुम्हें परमाणु बम से उड़ा देंगे। जब तक हम हैं शरीर के अंदर तब तक हम ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगे। जरा सोचिएगा, यदि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो होएगा क्या? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये हिपैरिन महोदय
की एक कमी होती है। जिस प्रकार हर व्यक्ति की, हर चीज़ की एक कमी कमज़ोरी होती है अपनी, उसी प्रकार हिपैरिन की भी एक कमज़ोरी होती है। हिपैरिन को यदि एयर लग गया तो हिपैरिन की मृत्यु हो जाती है, और यदि ये हिपैरिन मर गया तो ब्लड हमारे शरीर के अंदर क्लॉट कर जाएगा। ये चीज़ ज़्यादातर हमारे मस्तिष्क में देखने को मिलती है। क्यों? वहाँ पर पतली-पतली वेन्स पाई जाती हैं, और जैसे ही हिपैरिन मर गया तो आप सुने होंगे कि ब्रेन हैमरेज हो, किसी व्यक्ति को हो जाना, उसकी मृत्यु हो गई। तो हिपैरिन को हवा लग गया और हिपैरिन मर गया, और वहाँ पर वो सभी जो हमारा विटामिन के था, कैल्शियम था और फाइब्रिन था, वो क्लॉट करने वाले जितने भी एजेंट थे, सभी वहाँ पर एक्टिव होकर कैपिलरीज में ब्लड को क्लॉट कर दिए, जिससे मस्तिष्क की नसें फट गईं। तो वहाँ पर हमारा ब्रेन हैमरेज हो गया, मतलब उस व्यक्ति की डेथ कन्फर्म है। ये हिपैरिन अच्छा मरता कैसे? कैसे इसको एयर लगती है? अब बच्चों ध्यान देना कि जब आप इंजेक्शन कभी लगवाने गए होंगे डॉक्टर से, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के ऐसे-ऐसे करता है। ऐसे-ऐसे क्यों करता है? कि इंजेक्शन में यदि कहीं एयर हो, तो वो एयर निकल जाए। ध्यान रखिएगा आप, वेल ट्रेन्ड कंपाउंडर हो या फिर वेल ट्रेन्ड डॉक्टर हो, आप इंजेक्शन उन्हीं से लगवाइए। इसलिए लगवाइए क्योंकि आप सुरक्षित रहिएगा। अगर आप ऐसे वेल ट्रेन्ड से कंपाउंडर या डॉक्टर से नहीं लगवाएँगे तो आपके लिए भी घातक साबित हो सकता है। तो हिपैरिन हमारा जो होता है, ये एंटी क्लॉटिंग प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार ब्लड क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग दोनों कंप्लीट होता है। ये बच्चे जो हिपैरिन हो गया, हमारा फाइब्रिनोजेन हो गया, ये सभी हमारे लीवर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग दोनों कंप्लीट होता है यहाँ पर। जय